1985 के बम्बई के किसी किसी इलाके के अंदर सेम पैटर्न से शुरू हो गए थे और बॉम्बे की 1.8 की आबादी के अंदर कई सारे लोग ऐसे भी थे जो झुपड़पट्टी के अंदर रहते थे और सड़कों पर ही सोकर अपना गुजारा करते थे, जिसके अंदर रद्दी बेचने वाले, छोटी मोटी होटलों के अंदर या छोटे मोटे ढाबे के अंदर काम करने वाले कई सारे लोग ऐसे थे जो सड़कों पर रहते थे और अपना गुजारा करते थे। और विक्टिम का शिकार यहीं से स्ट्रॉन्गमैन करता था और वो ऐसे ही लोगों को पकड़ता था जिसका फैमिली बैकग्राउंड कुछ ज्यादा नहीं होता था। वो आता था, एक भारी पत्थर उठाता था और सोते हुए शख्स के सिर पर मारकर वो चला जाता था। अब ऐसे सेम पैटर्न से शुरू हो गए थे, लेकिन जो मरने वाले शख्स से उसकी पहचान करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि लगातार ऐसे तो लोग पहले तो सड़कों पर सोते थे और सड़कों पर सोने की वजह से उसका कोई ज्यादा फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं होता था, जिसकी वजह से उसकी मिसिंग की भी रिपोर्ट कंप्लेंट नहीं होती थी, जिसकी वजह से पुलिस वालों ने इस केस को पहले तो सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उसका मानना था कि हाँ ऐसे लोग हैं जो मर रहे, क्या ही हो जाएगा। लेकिन फिर जैसे जैसे सेम पैटर्न पर ज्यादा होने लगे तो फिर मीडिया का भी प्रेशर आ गया कि पुलिस अभी तक कर क्या रही है। सैम पैटर्न से एक 25 किलो का 20 किलो का भारी पत्थर विक्टिम के पास से मिल रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस वालों ने कुछ किया ही नहीं। स्ट्रॉन्गमैन ने सिर्फ 2 साल के अंदर ही 12 शिकार बना लिए थे और एक ही शख्स बच गया था और उसका भी यही कहना था कि वो मेरे सिर पर पत्थर लेकर खड़ा ही था। और जैसे ही मैंने करवट बदली कि मेरी आंख खुल गई और जैसे ही मेरी आंख खुली कि मैंने उसको देखा और मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया तो उसने पत्थर फेंक दिया बाजू के अंदर, वो सीधा दौड़कर चला गया। मैं उसे अभी तक पहचान नहीं पाया वो कौन था, कैसा था। लेकिन पुलिस का मानना था कि ये अपराध करने वाला शख्स एक भारी दमदार काठे वाला शख्स ही होगा, क्योंकि इतना बड़ा पत्थर उठाना भी आसान बात नहीं थी और इतना बड़ा क्राइम करना भी किसी भी शख्स की सोच से ही बाहर था। अब मुंबई पुलिस ने पहले तो इस केस को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था। लगातार 3 साल तक ऐसे मामले सामने आते रहे और 25 से भी ज्यादा लोग मर गए। अब पुलिस वालों ने भले ही 12 लोगों के आंकड़े बताए हो, लेकिन अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए मुंबई पुलिस ने आंकड़ा छुपाया था, क्योंकि कई लोगों का ऐसा ही मानना था कि 25 से ज्यादा लोग इसके अंदर मरे थे। अब 1988 के अंदर ये मामले सारे के सारे रुक गए, बंद हो गए। तो मुंबई पुलिस ने सोचा कि चलो मामला पूरी तरीके से रफा दफा हो गया है, अब एक केस सोल्व हो गया है। लेकिन दोस्तों सच्चाई कुछ और थी। फिर जून 1989 के अंदर फिर वापस स्ट्रॉन्गमैन की हत्या रुक गई और 1 साल हो गया। उसके बाद एक ऐसा मामला सामने आया कलकत्ता शहर के अंदर हाड़वा ब्रिज के पास कि सेम पैटर्न से ऐसा ही देखने को मिला और उसका पहला शिकार एक अवैध महिला थी जो अवैध रूप से शराब बेचती थी। अब दूसरा मामला एक ऐसा भिखारी था जो रोड पर सोता था और वहां पर ही भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। लेकिन जब तीसरी हत्या हुई तो कोलकाता पुलिस ने इसको सीरियसली लिया और बम्बई पुलिस से झड़पी काम किया और सतर्क हो गए और उसने सोचा कि तो सेम पैटर्न वही है जो बम्बई के अंदर 1 साल पहले इस तरीके से होती थी। अब कोलकाता पुलिस ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा ली थी, अपने पुलिस कर्मचारियों को 3 बजे से 5 बजे के बीच ज्यादा ड्यूटी पर भेज दिया था, क्योंकि रात के इसी समय के अंदर ये अपराधी करता था और अपना वेपन पत्थर वहां पर छोड़कर चला जाता था, जिसकी वजह से उसको पकड़ना बहुत मुश्किल था। क्योंकि अगर आपको वेपन मिल जाता है लेकिन अपराधी का कोई सबूत नहीं मिलता और साथ ही मरने वाले का भी कोई बैकग्राउंड नहीं होता तो पुलिस के लिए केस को सुलझाना और भी मुश्किल था। अब कलकत्ता की पुलिस भी 2 हिस्सों में बट गई थी। 2 बयान बाहर आ रहे थे। एक तरफ थे कमिश्नर प्रसन्न मुखर्जी जो कहते थे कि ये सभी की हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार हो रही है, मतलब अपराधी आता है, एक पत्थर उठाता है और जो शिकार होता है उसके शरीर पर मारकर वो खुद को ऐसा समझता है कि मैं महाकाली की बलि चढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वो मंगलवार और शनिवार को ये सभी मर्डर करता था। और जब एग्जैक्ट डेट निकाली गई, रिकॉर्ड देखे गए तो सभी मंगलवार और शनिवार को ही हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ कोलकाता के डिप्टी कमिश्नर रजपाल सिंह का यही मानना था कि अपराधी बहुत चालाक है, बहुत तगड़ा कदकाठी का है और वो जानबूझकर अपना वेपन पत्थर को यूज कर रहा है, जिसकी वजह से पुलिस को चैलेंज दे रहा है कि अगर तुम्हारे में दम है तो मुझे पकड़ो। लेकिन पुलिस के पास अभी तक कोई सुराग नहीं आया था। अब कोलकाता पुलिस ने अपनी थ्योरी तो दे दी थी, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी अपराधी स्ट्रॉन्गमैन अभी तक हाथ में नहीं आया था। उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले थे, क्योंकि जहाँ पर मरता था वहां पर ही मिल जाता था, लेकिन उसके रिगार्डिंग और कोई भी सबूत नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से पुलिस अब परेशान हो गई थी और पुलिस से केस सुलझ नहीं रहा था। लेकिन दूसरी तरफ सितंबर 1989 के अंदर ऐसे केस के अंदर बंद हो गए और फाइनली पुलिस वालों ने चैन की सांस ली। लेकिन अपराधी स्ट्रॉन्गमैन ने सिर्फ 4 साल के अंदर ही 24 लोगों की जान ले ली थी और कई लोगों का मानना है कि आंकड़ा 35 से भी ज्यादा। लेकिन फिर फाइनली 1980 के अंदर स्ट्रॉन्गमैन की हत्याएं रुक गए, लेकिन कई इधर उधर शहर के अंदर ऐसे छोटे मोटे किस्से वापस देखने को मिलते रहे। और अभी हाल ही 2024 के अंदर एक गिरीश नाम के अपराधी को ऐसे ही पकड़ा गया, जिसने पत्थर से 2 अनजान लोगों की जान ले ली थी जो बेघर थे। और इससे हम समझ सकते हैं कि
करने का कितना आसान तरीका और खतरनाक तरीका है, जहाँ पर ना तो आपके पास कोई सबूत बचता है और ना ही पुलिस आप तक पहुँच सकती। लेकिन दोस्तों, स्ट्रॉन्गमैन का केस दिखाता है कि हमारे तंत्र के अंदर कितनी खामियां हैं, और सबसे बुरी बात तो यही है कि उसने उन मासूम लोगों की जान ली थी जो सच में अपनी जिंदगी जीने के लिए ही संघर्ष कर रहे थे। लेकिन अभी भी कई राज ऐसे अंधेरे के अंदर छुपे हुए होते हैं जो शायद हम नहीं जानते होते। लेकिन दोस्तों, अगर आपको भारत की ऐसी मिस्ट्री कहानियां देखना पसंद है या सीरियल किलर की कहानियां देखना पसंद है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जो कि अब मैं आपके सामने ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियो लेकर आने वाला हूँ। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ शेयर करो, ताकि वो भी जान पाए कि भारत की हिस्ट्री के अंदर ऐसी भी साइको हुआ करते थे। थैंक यू।